पार्लिमान ने पैसे देने से इनकार किया और अदालत के उस ऑर्डर को डिफाई किया। पार्लिमान एक करारदाद के जरिए स्पीकर को ये पाबंद कर दे कि वो इन मखसूस अरकान को हलफ नहीं उठाने देंगे। अगर हुकूमती अरकान हलफ नहीं ले पाते तो पीटीआई के अरकान भी हलफ ना ले पाए। पीटीआई से उनका ताल्लुक है। इन चार ने गैंग ऑफ फोर के नाम से एक यूट्यूब सेशन शुरू किया। वजाहत खान का मौक़िफ़ है कि मेरी गुफ्तगू मेरे से पूछे बगैर सेंसर की गई है। उसमें रियासत के पास इमरान खान के खिलाफ एक ही सबूत आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रा रियाज। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो अब ये सवाल बनता है कि मखसूस नशिस्तें तो दे दी गई हैं, तो क्या जो पीटीआई के एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, वो हलफ उठा लेंगे? फिर उसके बाद ये गैंग ऑफ फोर क्या है, इनकी किस बात पर लड़ाई है, और फिर उसके बाद ये जो 7 मई को मीटिंग हुई थी उस मुतालिक आपसे अंदर की बात जानेंगे। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर बताइएगा, ये क्या मामला है? अब मखसूस नशिस्तें तो दे दी गई हैं, तो क्या ये जो पीटीआई के एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, ये हल्फ उठा सकेंगे या नहीं? देखिए, मैं 2 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मिसाल ये है कि पीटीआई के अरकान ने इस्तीफ़े दिए, फिर उनमें से कुछ अरकान के इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए स्पीकर ने। उन्होंने अदालत में जाके कहा कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। अदालत ने उनका केस स्पीकर को भेजा, स्पीकर ने उन अदालत की बात नहीं मानी। फिर जिन लोगों के इस्तीफ़े मंज़ूर नहीं किए, उनको हलफ़ लेने के लिए अदालत ने कहा, तो स्पीकर ने उनको हलफ़ लेने नहीं दिया था, वापस ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी। तो इसलिए स्पीकर जो है, हमने माज़ी में देखा है कई मर्तबा, स्पीकर ऐवान के मामलात में कई दफ़ा अदालत को डिफ़ाई करते हैं और वो ऐवान के मामलात में अदालत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते हैं। इसी तरह 14 मई को जब पंजाब में इंतखाबात का अदालत ने ऑर्डर दिया, तो पार्लिमान ने पैसे देने से इनकार किया और अदालत के उस ऑर्डर को डिफाई किया। पार्लिमान ने, और पार्लिमान और अदलिया की उस लड़ाई में पार्लिमान जीत गई थी और अदालतें 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं करवा सकीं। लिहाजा जब अदलिया और पार्लिमान की लड़ाई होगी, तो पार्लिमान के पास भी एक खुद मुख्तारी मौजूद है और जब पार्लिमान मुश्तरका तौर पे कोई फैसला करेगी, तो अदलिया के लिए सारी पार्लिमान को तौहीन अदालत में घर भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अदालतों के सैकड़ों फैसले हैं कि पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की जा सकती। तो इसलिए अब एक सिनेरियो जो डिस्कस हो रहा है, जिसके लिए मरी में मीटिंग भी हो रही है नवाज शरीफ के साथ, और जगह भी उस बारे में सोच विचार हो रहा है, वो ये है कि पार्लिमान एक करारदाद के जरिए स्पीकर को ये पाबंद कर दे कि वो इन मखसूस अरकान को हलफ नहीं उठाने देंगे। तो स्पीकर ये कहे कि मुझे ईवान ने रोक दिया है इन मखसूस अरकान से हलफ लेने के लिए, लिहाजा वो इनको कौमी असम्बली में हलफ ना लेने दें। ऐसी ही करारदाद पंजाब असेंबली से भी आ सकती है, सिंध में भी आ सकती है, बलूचिस्तान में भी आ सकती है। तो 4 असेंबलियों में इन मखसूस नशिस्तों पर जो हलफ है वो स्पीकर्स नहीं लेंगे और इन अरकान को, चाहे वो नोटिफाई इलेक्शन कमीशन से हो भी जाएँ, तो उनको ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि कहा जाएगा जो पुराने अरकान हैं, हम उनको ही मेंबर समझते हैं और एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। अब उसके ऊपर क्या स्पीकर को वो कहेंगे, स्पीकर कहेगा मुझे पूरे ईवान ने रोक दिया है, ईवान की करारदाद है, मैं उसका पाबंद हूँ। तो एक तनाज़ा कानूनी, आईनी और सियासी शुरू हो जाएगा पार्लिमान और अदलिया का। फिर ये सवाल पैदा हो जाएगा कि पार्लिमान बालादस्त है या अदलिया बालादस्त है। वो कहेंगे पार्लिमान बालादस्त है, अदलिया खुद मुख्तार है, अदलिया बालादस्त नहीं है। पार्लिमान के बनाए हुए कानून के अदलिया ताबे है। अदलिया पार्लिमान के ऊपर नहीं है। कानून और आईन बनाने का इख्तियार पार्लिमान के पास है, अदलिया के पास उसे इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार है, तशरीह करने का इख्तियार है। तो लिहाजा ये बहस आ जाएगी कि अगर पार्लिमान बालादस्त है और कोई फैसला पार्लिमान करे तो अदलिया उसको कैसे अंडू कर सकती है। पार्लिमान की खुद मुख्तारी और पार्लिमान की बालादस्ती जमहूरियत की बुनियादी रूह है। इस सारे नैरेटिव के ज़रिए मुझे ये लगता है कि इस बात पर इस्लामाबाद में सोच विचार हो रहा है कि इन मखसूस अरकान को अगर स्पीकर्स हलफ ही ना दें, तो फिर क्या होगा?
सारा मामला रुक जाएगा और फिर एक तनाज़ा पैदा हो जाएगा। फिर इन 8 जजों ने खुद को जो मॉनिटरिंग जज लगाया है और इन्होंने कहा है कि अगर मामला हल ना हो तो आप मेरे पास आ जाएँ। तहरीक-ए-इंसाफ इन 8 जजों के पास जाएगी। ये 8 जज क्या पूरी पार्लियामेंट को तौहीन-ए-अदालत का नोटिस करेंगे, स्पीकर को करेंगे, क्या करेंगे? तो ये एक लड़ाई शुरू हो जाएगी और स्पीकर को अगर वो करेंगे भी तो स्पीकर दोबारा री-इलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके नतीजे में पीटीआई के अरकान फ़ौरन हलफ़ उठा लेंगे, तो मुझे ज़रा मुमकिन नज़र आ नहीं आ रहा है। मुझे इस्लामाबाद से ऐसी खबरें अंदर की मिल रही हैं कि इस बात पर सोच-विचार शुरू हो रहा है कि इनके हलफ़ को कैसे रोका जाए और इस तनाज़े को ये सीटें पीटीआई को भी ना जाएँ। अगर हुकूमती अरकान हलफ़ नहीं ले पाते, तो पीटीआई के अरकान भी हलफ़ ना ले पाएँ और इस तरह ये तनाज़ा जो है अभी चलाया जाए कुछ अरसा और इसको ऐसे ना जाने दिया जाए। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गैंग ऑफ फोर को लेकर। तो सर ये गैंग ऑफ फोर क्या है, इनका किस चीज पर लड़ाई है, क्या इनके दरमियान जो मसले हैं उसकी अहम वजह है, अंदर की देख बात। 4 जर्नलिस्ट हैं, उनमें मोहित पीरज़ादा, वजाहत खान, साबिर शाकिर और एक उनमें जर्नलिस्ट नहीं है शहबाज गिल जो अब वीलॉग भी करते हैं, यूट्यूबर हैं और पीटीआई से उनका ताल्लुक है। इन 4 ने गैंग ऑफ 4 के नाम से एक यूट्यूब सेशन शुरू किया, जिसमें ये चारों इकट्ठे जो हैं बैठ के यूट्यूब पर शो करते थे, डिजिटल शो करते थे। अब उसको अपने-अपने यूट्यूब चैनल्स पे बारी-बारी होस्टिंग करके वो लगाते भी थे, तो इसको गैंग ऑफ 4 वो कहते थे। लेकिन वजाहत अस खान ने इस गैंग ऑफ 4 से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो पिछला शो साबिर शाकिर के साथ किया है, जो साबिर शाकिर होस्ट कर रहे थे, उसमें वजाहत अस खान की कोई 10 मिनट की गुफ्तगू को सेंसर कर दिया गया है और अपलोड नहीं किया गया। वजाहत अहस खान का ये मौक़िफ़ है कि मैंने जब साबिर शाकिर से ये पूछा कि आपने मेरी गुफ्तगू अपलोड क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा असल में वो फ़ौज के ख़िलाफ़ थी और मेरे ऊपर पहले ही बहुत से मुकदमात हैं, यूके के कवानीन भी हैं, तो इसलिए सेफ़ खेलते हुए हमने वो गुफ्तगू सेंसर कर दी। वजाहत अहस खान का मौक़िफ़ है कि मेरी गुफ्तगू मेरे से पूछे बगैर सेंसर की गई है और अगर साबिर शाकिर की फ़ौज से कोई सेटलमेंट हो गई है और वो फ़ौज के खिलाफ मवाद नहीं जाने देना चाहते, तो मैं गैंग ऑफ 4 से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अब मोहित पीरज़ादा ने उस पर ट्वीट किया है कि मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि गुफ्तगू सेंसर हो गई है। वजाहत अहस खान को अलहदगी नहीं करनी चाहिए थी, हम अंदर बैठ के इसको तय कर लेते। बाकियों ने भी कहा है इसको बात को पब्लिक नहीं करना चाहिए, अंदर बैठ के तय कर लेते। लेकिन वजाहत अहस खान ने अलहदगी का ऐलान किया है और मज़े की बात एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने भी वजाहत अहस खान की हिमायत की है और कहा है कि अगर फ़ौज के खिलाफ गुफ्तगू सेंसर हुई है, तो वजाहत अहस खान ने गैंग ऑफ 4 से अलहदगी करके बहुत सही किया है। शहबाज गिल भी इस सेंसरशिप के हक में नज़र आ रहे हैं, मोहित पीरज़ादा भी इस सेंसरशिप के हक में नज़र आ रहे हैं, साबिर शाकिर ने ये सेंसरशिप की है, सिर्फ़ वजाहत अहस खान को इससे तकलीफ़ है। बहरहाल ये गैंग ऑफ 4 के नाम से जो यूट्यूब पे शो शुरू हुआ था, वो 2-4 शोज़ के बाद ही उनमें आपस में लड़ाई हो गई है और उस लड़ाई के नतीजे में हंडिया बीच चौराहे में फूट गई है और वजाहत अहस खान ने गैंग ऑफ 4 से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और वजाहत अहस खान का मौक़िफ़ है कि जो उनकी फ़ौज के खिलाफ बातें थी, जिनमें फ़ौज में ग्रुप बंदी और इस तरह का एक नैरेटिव बेचते हैं, जो नैरेटिव आदिल राजा बेचने की कोशिश करता है और साबिर शाकिर ने कहा है कि मैं अपने चैनल पे इस तरह की बातें नहीं जाने दूँ। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ 7 मई के इजलास को लेकर। तो इस पर आप मजीद क्या कहेंगे, अंदरूनी कहानी क्या है। देखिए, जो अब चालान सामने आया है 9 मई के हवाले से, उसमें रियासत के पास इमरान खान के खिलाफ एक ही सबूत आया है कि इमरान खान ने 7 मई को ज़मान पार्क में शाम 5 बजे एक मीटिंग की, जिसमें ये 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के नतीजे में अस्करी तनसीबात पर हमले का फैसला हुआ और इमरान खान ने 9 मई को सुबह जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया कि मैं आज गिरफ्तार हो सकता हूँ और अगर मैं गिरफ्तार हूँ, तो आप सबने बाहर निकलना है और एहतजाज करना है और इस मुल्क को श्रीलंका बनाना है। वो ये कहते हैं कि फ़ौज का ये मौक़िफ़ है या इन तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों का मौक़िफ़ है
कि 7 मई की शाम जिन जगहों पर एहतजाज तय हुआ था, इमरान खान ने 9 मई को वो वीडियो पैगाम दिया और फिर 9 मई को उन्हीं जगहों पर एहतजाज हुआ जहां 7 मई को तय हुआ था। 7 मई की उस मीटिंग में 15 तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मौजूद थे। उन 15 में से कहा जा रहा है कि 5 वादा माफ गवाह की सूरत में वह हुकूमत के पास मौजूद हैं और जब ट्रायल शुरू होगा तो उनको पेश किया जाएगा। अब हम ये बात इसलिए भी मानते हैं कि अब तक हुकूमत ने देखें ना जी, वो अल-कादर ट्रस्ट में परवेज़ खट्टक से लेकर, जुबैदा जलाल से लेकर, आज़म खान से लेकर काफ़ी वादा माफ गवाह पेश किए हैं। इद्दत में भी ओन चौधरी और मुफ्ती सईद वादा माफ गवाह की सूरत में पेश हुए हैं। तो इसलिए क्या 7 मई के हवाले से फ़ौज के पास और हुकूमत के पास इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह हैं? और अगर 7 मई की किसी मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है और जो सरकारी गवाह हैं वो उस मीटिंग के मिनट्स उनके पास मौजूद हैं, तो फिर इमरान खान 7 मई की मीटिंग के हवाले से 9 मई के मुकदमात में फँस सकते हैं और 9 मई की प्लानिंग और 9 मई के सारे करने के इल्ज़ाम में इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए अब 9 मई के जो मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा रही है, उन्हीं में इमरान खान की तफ्तीश भी की जा रही है और अब 9 मई के मुकदमात के ट्रायल भी इसीलिए शुरू किए जा रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से 7 मई की जो मीटिंग है, उसके सबूत और उसके वादा माफ़ गवाह हुकूमत को मिल गए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।